नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और उनमें आप लोग जो है अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो अभी आप सभी को आपके सिलेबस पर आधारित साइंस से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग 20 के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपके सिलेबस पर आधारित ऑलरेडी जो है दोस्तों 2 क्लास साइंस से हो चुका है इस पीडीएफ से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग ये क्लास करने के बाद वो दोनों क्लास ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आप सभी को 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी में दिया गया है कोशिका कला, ऑप्शन सी में दिया गया है जैलम की द्वितीयक भित्ति, ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी में दिया गया है कीटों की शरीर भित्ति। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, कोशिका भित्ति जो होता है दोस्तों वो सेल्यूलोज का मुख्य घटक होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का क्या होता है दोस्तों, मुख्य घटक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पे, बारपिंड किसमें पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है शुक्राणु में, बी में दिया गया है सर्टोली कोशिका में, सी में दिया गया है मादा कायिक कोशिका में, और डी में दिया गया दोस्तों नर कायिक कोशिका में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बारपिंड जो होता है वो मुख्य रूप से मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन ए में दोस्तों राइबोसोम्स, ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों नाभिक, और ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों डीएनए। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिया गया है दोस्तों, डीएनए। तो आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। दोस्तों 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग अभी ही याद कर लीजिए। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में 99% चांस है ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया दोस्तों थाइमस, बी में दिया गया दोस्तों एस्ट्रोजन, सी में दिया गया दोस्तों कर्पस एपिडिडियामिस, ठीक है, और डी में दिया गया दोस्तों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों कैरोटीनोइड, ऑप्शन बी में दोस्तों क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में दोस्तों फाइटोक्रोम, और ऑप्शन डी में दोस्तों क्रिप्टोक्रोम। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक नहीं ये प्रश्न याद किए थे तो आप लोग अभी ही याद कर लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर फाइटोक्रोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में जो अवशोषित हो जाता है उसको हम लोग दोस्तों फाइटोक्रोम कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है दोस्तों, कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है साइटोक्रोम, ठीक है, और ऑप्शन बी में दिया गया है सक्सिनिक और डिहाइड्रोजेनेज, ठीक है, और सी में दिया गया दोस्तों केटालेज, और डी में दिया गया दोस्तों एसिड फास्फेट। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कॉपर जो होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है,
टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है वो मुख्य रूप से दोस्तों विष के अध्ययन से है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लिया। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो बिहार रिजल्ट टारगेट द्वारा बनाए गए 3 सब्जेक्ट की पीडीएफ से ज़रूर तैयारी करें। इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है पीडीएफ लिख करके सेंड कीजिए। बहुत ही कम चार्ज में आपको जो है पेड वाला पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, हिंदी रहेगा, ठीक है, और मैथ का भी आपको प्रोजेक्ट सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर का प्रश्न है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में दोस्तों कैरोटीन, बी में है दोस्तों क्लोरोफिल, सी में दोस्तों फाइकोसाइनिन, ठीक है, और डी में दोस्तों फाइकोरिथ्रिन। ठीक है, रिथ्रिन। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं इस प्रश्न को आप लोग अभी ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए गाजर के रंग जो होता है वो मुख्य रूप से दोस्तों कैरोटीन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न काफ़ी हाईलाइट है, ये प्रश्न सभी एग्जाम में एक एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? इसको हम लोग दोस्तों सुसाइड वेग के भी नाम से जानते हैं। तो किस कोशिकाओं को? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में दोस्तों लाइसोसोम्स, बी में दोस्तों राइबोसोम, और सी में दोस्तों डिक्टोसोम्स, और डी में दोस्तों फेगोसोम्स। तो दोस्तों आप लोग याद देखिएगा, कोशिका के आत्मघाती या सुसाइड वेग के नाम से हम लोग लाइसोसोम को जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में दोस्तों गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी में दोस्तों है सूत्रकणिका, और ऑप्शन सी में दोस्तों केंद्रक, और ऑप्शन डी में है दोस्तों लाइसोजोम। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सूत्रकणिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमज़ोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, सेकेंड प्रश्न आप सभी के लिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी में दोस्तों कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी में दोस्तों कोशिका कला, और ऑप्शन डी में दोस्तों केंद्रक यानी नाभिक। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, पादप कोशिका में क्या होता है दोस्तों? पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और जंतु कोशिका में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए में दोस्तों सूत्रकणिका है, बी में है दोस्तों कोशिका भित्ति है, सी में दोस्तों कोशिका झिल्ली है, और डी में दोस्तों क्या है? रिक्तिका है। ठीक है, रिक्तका है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो ये कोशिका भित्ति जो होता है दोस्तों वो मुख्य रूप से वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है। क्या? कोशिका भित्ति। और जो है तो मानव
मानव की कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और जो है वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया। ठीक है, ऑप्शन एम है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन एम है SFC स्टीवार्ड, और बी में दोस्तों पी महेश्वरी, और दोस्तों सी में है PR वाइट, और डी में है हेबर लेडिट। ठीक है, तो आप लोग याद देखिएगा, पादप उत्तक संवर्धन का जो कार्य आरंभ किया था वो क्या था दोस्तों, हेबर लेडिट किया था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है। ठीक है, ऑप्शन ए में है हरित आवरण से, बी में है हरित मंत्रालय से, सी में है जैव ईंटें से, और दोस्तों डी में है प्रोबायोटिक दही से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैव ईंटें से। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है। ठीक है, वृक्क के आकार की जो द्वार कोशिका होती है वो किसमें पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है दोस्तों द्विबीजी पादपों में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। देखिए, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, बी में है कोशिका भित्ति की मौजूदगी, सी में है स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, और डी में है दोस्तों DNA और RNA। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं होती है, इसमें दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है विषाणु कोशिका में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछेगा कि विषाणु में निम्नलिखित में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, मनुष्यों में वृक्क के संबंध में कौन गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, दाईं वृक्क थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क है, ये भी बिल्कुल सही है। यह सेम के बीज की आकृति की होती है। ठीक है, ये भी सही है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर थोड़ी क्या होता है कि थोड़ी ऊपर होती है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजेनियम अपशिष्ट पदार्थ के उन्मूलन को कहते हैं या उन्मूलन कहलाते हैं। ऑप्शन ए में है मलोत्सर्जन, बी में है पाचन, और सी में है परिवहन, और डी में है दोस्तों श्वसन। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलोत्सर्जन। ठीक है, नाइट्रोजेनियम अपशिष्ट पदार्थ के उन्मूलन को हम लोग मलोत्सर्जन बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है। ठीक है, शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड की। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोग को जितना भी प्रश्न बताएं A to Z VVI क्वेश्चन था। ठीक है, और आप लोग एक एक प्रश्न को याद रख लीजिए, आपके DLED CBT बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।